जो जज साहब सदन में पेश हुए कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, वो जज साहब इस देश में क्या नहीं कर सकते। जिस जज साहब को 5 सुरक्षा कर्मियों का एस्कॉर्ट मिलता है, बंगले पर 4 से 6 जवान हमेशा तैनात रहते हैं, एक जज अपनी सुरक्षा की समीक्षा खुद कर सकता है, सुरक्षा बढ़ा सकता है, घटा सकता है। लेकिन फिर भी एक माननीय जज साहब के घर पर 5-6 बोरी नोटों की पहुंच जाती हैं और जज साहब को पता ही नहीं चलता उनके घर में क्या है। और जब आग लगती है तो चारों तरफ नोट ही नोट मिलते हैं। आसपास सफाई करने वाले कर्मचारियों को कई दिन तक जले हुए नोट मिलते हैं। लेकिन जज साहब का प्रभाव देखिए, जिस अधिकारी को नोटों से भरी बोरी मिलती है वो इनकार कर देता है कि कुछ मिला ही नहीं। जांच के नाम पर एक कमेटी बनाई जाती है जो इन हाउस जांच करेगी। इस कमेटी के पास ना कोई पुलिस है और ना ही कोई जांच करने वाली एजेंसी, लेकिन फिर भी जांच हो जाएगी और अगर जज साहब दोषी पाए जाते हैं तो सजा के नाम पर बस उनका इस्तीफा हो सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में, जिस देश में संविधान चलता हो, जिस देश में सबसे ऊंचा दर्जा संविधान को दिया गया हो, वहां माननीय जज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की, जो पहले भी कई आरोपों से घिर चुके हैं। उनके कई फैसले लोगों के बीच चर्चा में भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यशवंत वर्मा के घर से मिले नोटों का एक वीडियो खुद जारी किया, लेकिन फिर भी जज साहब का कहना है कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। अब क्या साजिश है और क्या नहीं, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। दरअसल बात है 14 मार्च की रात 9 के 9:30 बजे के बीच की। जज साहब के घर में आग लग जाती है। घर में उनके परिवार के लोग होते हैं, स्टाफ मौजूद होता है। इस आग की खबर अग्निशमन विभाग को दी जाती है। कर्मचारी घर पहुंचते हैं, आग बुझाते हैं। इसी बीच एक स्टोर रूम दिखाई पड़ता है जिसमें आग लगी थी, लेकिन यहाँ ताला भी लगा था। फायर ब्रिगेड के लोग उसका ताला खोलने के लिए कहते हैं। घर का स्टाफ ताला खोलता है। ताला खुलते ही फायर ब्रिगेड के लोगों की आंखें चौंधिया जाती हैं, क्योंकि वहां 4-5 बोरी थी जिनमें आग लगी थी और इनमें 500 रुपए के नोट भरे थे। इन नोटों की जानकारी पुलिस को दी जाती है। घटना का वीडियो भी बनाया जाता है। इस देश की पुलिस इतनी महान है कि जानकारी के तौर पर मामले को लिखा भी नहीं जाता, कहीं दर्ज तक नहीं किया जाता। और हद तो तब हो जाती है जब कुछ सफाई कर्मचारी कहते हैं कि हम इसी सर्कल में काम करते हैं, हमें 4-5 दिन पहले सफाई के दौरान 500 रुपए के जले हुए नोट मिले थे, हमें नहीं पता आग कहां लगी थी। और हाँ, जो नोट आप वीडियो में देख रहे हैं वो अभी फिलहाल कहां है किसी को नहीं पता। सबूत के तौर पर जब्त कर लिए गए हैं या फिर ठिकाने लगा दिए गए हैं, क्योंकि कर्मचारियों ने जो बताया उससे तो यही प्रतीत होता है। क्योंकि जब आग लगी तो जज साहब घर पर नहीं थे। अगले दिन 15 मार्च को जज साहब आते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे घर में कोई जले हुए नोट मिले ही नहीं। अब जब नोट ही नहीं मिले तो फिर आरोप, और क्या आरोपी, क्या आरोप लगेगा, क्या आरोपी को सजा होगी। 14 मार्च को आग लगी थी, नोट मिलते हैं। 21 मार्च की तारीख को मामला सामने आता है, मतलब मीडिया में आता है। मामला बढ़ता देख जज साहब का ट्रांसफर करने का आदेश निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि ये तो रूटीन ट्रांसफर था, जले नोटों के मामले से इसका कोई लिंक है ही नहीं। मामले की जानकारी देश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को भी दी जाती है और चीफ जस्टिस मामले की इंटरनल जांच की बात कह देते हैं। इस पर एक रिपोर्ट आती है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को रिपोर्ट सौंपते हैं और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया जाता है। लेकिन जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई उसमें कुछ हिस्सों पर काली स्याही लगाई गई, मतलब पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक जनता में नहीं की गई। रिपोर्ट में लिखा है कि इस मामले में एक गहरी जांच की जरूरत है। अपने आप में मामले को बड़ा कर देती है। जिस पर यशवंत वर्मा कहते हैं जहां नोट मिले हैं वो स्टोर रूम, उनके परिवार वालों ने उसमें कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ ये एक साजिश है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 15 मार्च को उन्हें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का फोन आया था। मतलब ये बात कहते हैं DK हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो देश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को ये बात कह रहे हैं। उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में लगी आग के बारे में बताया। कमिश्नर ने उन्हें क्या बताया ये हिस्सा रिपोर्ट में छिपा दिया गया। जस्टिस वर्मा के घर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक 15 मार्च की सुबह
कुछ जली हुई चीजों को स्टोर रूम से हटाया गया। इसके बाद उन्होंने अपने सेक्रेटरी को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की जांच करने के लिए भेजा। स्टोर रूम में 4-5 अर्धजली बोरियों में कैश मिला है। जांच के मुताबिक स्टोर रूम में केवल घर में रहने वाले लोगों, नौकरों और मालियों का ही आना जाना था। इसीलिए इस मामले में और जांच की जरूरत है। जो वीडियो चीफ जस्टिस को भेजी गई है और जस्टिस वर्मा को भी वो वीडियो दिखाई गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को इस बारे में 15 मार्च को बताया जाता है। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद चीफ जस्टिस ने जस्टिस यशवंत वर्मा के 3 सवाल पूछे हैं। स्टोर रूम में पैसे कैसे आए थे, उस धन का स्रोत क्या था, किस प्रक्रिया से इन पैसों को 15 मार्च की सुबह वहां से हटाया गया। अब इन सवालों पर जस्टिस वर्मा की सफाई भी सामने आई। उनका कहना है कि कोई भी ऐसे कमरे में कैश क्यों रखेगा जो खुले में है और जहां कोई भी घुस सकता है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वो कैश केवल बैंक से निकालते हैं और उनके पास सारे लेन देन के कागजात भी हैं। मतलब जस्टिस वर्मा का कहना है जो 4 से 6 जवान हमेशा उनके बंगले पर रहते हैं, उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और कोई आया उनके घर में कैश रखकर चला गया। तो अगर ऐसे में कोई इन नोटों की जगह RDX या कोई और विस्फोटक रख देता फिर क्या होता। जजों की सुरक्षा में ये तो बहुत बड़ी चूक हो रही है जो शायद ये देश कभी बर्दाश्त ना करे। जज साहब ने आगे बताया कि जब आग लगी तब वो घर पर नहीं थे। उन्हें इसके बारे में अगले दिन पता चला जब दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें वो वीडियो दिखाया और जिस कैश की बात हो रही है वो कैश उनका है ही नहीं। उन्हें ये कथित कैश दिखाया या सौंपा नहीं गया। उन्होंने अपने स्टाफ से भी पूछताछ की और उन्होंने ये भी कहा कि स्टोर रूम से कोई कैश नहीं हटाया गया। मतलब जो वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है वो फर्जी है, ऐसा इनके बयान से प्रतीत होता है। और अगर जले हुए नोट अब नहीं है तो फिर मामला ही नहीं बनता। देखना होगा अब जज साहब का क्या होता है। वैसे भारत के चीफ जस्टिस ने 3 जजों की एक कमेटी मामले की जांच करने के लिए गठित कर दी है और पुलिस को भी पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने का आदेश दिया गया है। और 3 लोगों की एक टीम उस घर में भी गई है, उस स्टोर रूम में भी पहुंची है जहां वो जले हुए नोट बरामद हुए थे। 45 मिनट तक वो लोग वहां रहे और उसके बाद वहां से चले गए, जिससे पता चल सके कि कॉल डिटेल इसलिए निकलवाने की बात कही गई है जिससे पता चल सके कि जस्टिस वर्मा आखिर किन लोगों के टच में थे, किन लोगों से बात कर रहे थे। और जस्टिस वर्मा को यह भी कहा गया कि आप अपने फोन से कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे। अब यहाँ एक और बात समझ लीजिए कि अगर ये जांच कमेटी जस्टिस वर्मा को दोषी पाती है तो बस इस्तीफा देने के लिए कह सकती है और अगर जज साहब इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार को जज के खिलाफ महाअभियोग लाने के लिए वो कह सकती है, जिसके बाद जज साहब को हटा दिया जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि माननीय जज साहब हैं और जरूरी नहीं है कि जज साहब को दोषी ठहराया जाए, क्योंकि अगर जज साहब का राज खुल गया तो खतरा पैदा हो जाता है कि कहीं और माननीय जजों का नाम ना खुल जाए। यहाँ एक गाना आपको याद होगा कि पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि जिस देश में संसद को सबसे ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, संविधान ने ये अधिकार दिए हैं, तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट संसद के फैसलों को क्यों नहीं मानती। अगर ये सवाल नहीं आया आपके दिमाग में तो आना चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से जज के परिवार का आदमी जज बन सकता है। इस देश में जज ही बनता है ज्यादातर, और इसी सिस्टम को बदलने के लिए सरकार एक कानून लेकर आई थी जिसका नाम था NJAC। मोदी सरकार में ये पहला कानून था जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ दिखाई दिए थे, लेकिन इस कानून को मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। तर्क दिया गया था कि न्यायपालिका में सरकार का दखल होने से फैसले प्रभावित हो सकते हैं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि ये NJAC आखिर किस बला का नाम है। दरअसल अगस्त 2014 में मोदी सरकार NJAC अधिनियम लाई थी। संसद के दोनों सदनों में लगभग सभी दलों और 50% से ज्यादा राज्यों ने भी इस कानून का, इस संशोधन का, इस NJAC का समर्थन किया था। कांग्रेस के साथ साथ वामपंथी दल भी इसमें शामिल थे। इसका मकसद था उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को बदला जा सके। NJAC के तहत भारत के चीफ जस्टिस को पदेन अध्यक्ष
सुप्रीम कोर्ट के 2 और वरिष्ठ जजों की पदेन सदस्य, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री को पदेन सदस्य और नागरिक समाज के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जाना था, जिनमें से एक को मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति द्वारा नामित किया जाना था। साथ ही दूसरे को SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समुदायों या फिर महिलाओं में से नामित किया जाना था। अब समझिए कि इसमें इस समिति में 3 जज थे और प्रधानता भी जजों की ही थी। कार्यपालिका से सिर्फ न्याय मंत्री, कानून मंत्री ही इसमें शामिल थे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया था। हालांकि उस वक्त अरुण जेटली ने कहा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे बनाया रखा जाना चाहिए, लेकिन निर्वाचित सरकार भी इस ढांचे का हिस्सा है। अब यहाँ कॉलेजियम के बारे में भी आपको थोड़ा सा जान लेना जरूरी है, क्योंकि कॉलेजियम नाम की जो प्रणाली है वो संविधान में कभी थी ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद से बनाया गया एक सिस्टम है और सरकार सिर्फ उस व्यक्ति की IB से जांच करवा सकती है जिसे कॉलेजियम के थ्रू जज साहबों को जज बनाना है। और हाँ, जो नाम कॉलेजियम द्वारा दिए जाते हैं और सरकार को उन पर आपत्ति है तो सरकार सिर्फ आपत्ति दर्ज करवा सकती है, और अगर फिर भी कॉलेजियम वही नाम वापस से सरकार को भेजता है तो सरकार की बाध्यता है कि उन्हीं नामों को मंजूर वो करेगी और उन्हीं नामों पर राष्ट्रपति को भी हस्ताक्षर करने होंगे। ये प्रणाली कितनी सही है उसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अब थोड़ा सा इतिहास जस्टिस यशवंत वर्मा का भी जान लीजिए, क्योंकि समरोली शुगर मिल में एक मामले में जज साहब पर 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा था। यहाँ किसानों को लोन देने के नाम पर बैंक से लोन लिया गया था, लेकिन ये पैसा किसानों को नहीं दिया गया। मामला 97 करोड़ रुपए का बताया गया था और जज साहब पर 20 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगा था। उस वक्त वो जब ये आरोप लगा उस वक्त वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जज बन गए तो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। CBI ने भी इस मामले की जांच की थी। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के मामले में भी इन्हीं जज साहब का फैसला आया था और उनके बयानों को मीडिया में सार्वजनिक करने की बात कही थी, ऐसा भी कहा जाता है। और हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन के भी मामले में इन्हीं जज साहब ने फैसला सुनाया था। कांग्रेस पार्टी का भी एक इनकम टैक्स का मसला आया था जिसमें 520 करोड़ रुपए का मामला था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि इनकम टैक्स से बाहर रखना चाहिए। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में शायद इन्हीं जज साहब ने यह फैसला सुनाया था, कांग्रेस को राहत दी थी। और इनके कई और भी फैसले हैं जो चर्चाओं में रह चुके हैं। यही कारण है कि जब इनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने कह दिया कि हम कोई डस्टबिन नहीं है, हम कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है कि दिल्ली से हाई कोर्ट का तबादला आप इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट वही इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिससे पूर्व में कई ऐतिहासिक फैसले आ चुके हैं। सबसे ऐतिहासिक फैसला इंदिरा गांधी को लेकर आया था जब उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना था, जिसके बाद इस देश ने तकरीबन 2 साल तक इमरजेंसी झेली है। उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के में जज अतिरिक्त जज बनाए गए थे और वहीं से फिर 2021 में इनका ट्रांसफर दिल्ली किया गया था। अब वापस वहीं भेजने की बात कही जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि अगर ये जज साहब किसी मामले की सुनवाई करेंगे तो सामने वाली पार्टी ये क्यों नहीं सोचेगी इनके बारे में कि कहीं दूसरी पार्टी से इन जज साहब ने पैसे तो नहीं ले लिए हैं और उनके पक्ष में ये फैसला तो नहीं सुना देंगे। तो ईमानदारी पर तो सवाल उठ गया है। बाकी देखना होगा कि जांच समिति बनाई गई है वो क्या जांच करती है, रिपोर्ट क्या पेश करती है और जज साहब का क्या होता है। क्योंकि इससे पहले शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो समित मुखर्जी नाम के एक जज साहब हुआ करते थे जिन पर आरोप लगे थे, उन्होंने इस्तीफा उनसे इस्तीफा दिलवाया गया था। कुछ जापानी समोसे का बात करते थे जिसमें जापानी था और समोसे का मतलब लड़कियों का आदान प्रदान हुआ करता था। उनकी कॉल डिटेल से भी पता चला था और बहुत सारे और भी नाम सामने आए थे जिसकी भी रिपोर्ट शायद सार्वजनिक नहीं की गई थी। यही कारण है कि इन हाउस जांच जजों की जाती है जिससे कि अगर और भी नाम खुलकर सामने आए तो उन नामों पर भी जनता का, आम आदमी का ध्यान न आ जाए। यहाँ सोचने की बात यह भी है कि जिस न्यायपालिका पर भरोसा रखते हैं लोग, उस न्यायपालिका पर इस तरीके से अगर सवाल उठेंगे तो इस देश में जो करोड़ों मामले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला अदालतों में लंबित पड़े हैं उन पर, उनकी पारदर्शिता पर भी सवाल उठेंगे और कैसे लोग यकीन करेंगे कि जज साहब जो उनका फैसला लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। बाकी इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है।
डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं, कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव, उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए, पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। क्या हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? करप्शन के खिलाफ हाईकोर्ट बार बिल्कुल स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है। हम उसका स्वागत यहां नहीं होने देंगे। उनका ज्वाइनिंग अगर होती है, वी विल साइन द हाईकोर्ट, लॉयर्स विल एब्सटेन फ्रॉम वर्क। आगे देखिए, आज का ये जो अभी आपको फैसला है, जो हमने स्ट्रांग वर्ड में प्रोटेस्ट किया है, ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है। वी हैव गॉट द पावर टू प्रोटेस्ट। फैसला क्या होगा उसके लिए जनरल हाउस सोमवार को तय करेगी। बहुत बड़ी जनरल हाउस होने जा रही है जिसमें सारे लोग मिलकर ये तय करेंगे कि हमारी मांग क्या है। हम अंदाज आपको बता सकते हैं इस वक्त कि जनरल हाउस में क्या हमारी मांगे हो सकती है, लेकिन वो सहमति पर निर्भर करता है। जैसे इतना तो तय है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद में नहीं भेजा जाए, ये हमारी मांग नंबर 1 है। नंबर 2, किसी तरह की अब कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर जस्टिस वर्मा कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं उससे पब्लिक फेथ रिस्टोर नहीं हो सकता। पब्लिक फेथ पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अगर पब्लिक हट गई इस न्यायपालिका से तो माफियाओं का राज्य होगा, लोग माफियाओं के दरबार में न्याय मांगने जाएंगे। तो क्या हिंदुस्तान की सरकार चुप बैठ रही है, मौन है, खामोश है? ये न्यायपालिका खामोश है? क्या पब्लिक फेथ बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ लॉयर्स की है, जजेस की नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कोलिजियम ने डिसीजन लिया है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, अगर वो आते हैं तो उसके बाद और ज्वाइनिंग यहां अगर होती है, उनका स्वागत यहां होगा, तो हाईकोर्ट को हम साइन डाई क्लोज करेंगे। इम्पैक्ट ये समझिए कि फिर हाईकोर्ट में, उनके कोर्ट में, अदालत में अनिल तिवारी अगर बहस करने खड़े हैं तो अनिल तिवारी को ये लगेगा पता नहीं दूसरे साइड से कितना पैसा लिया इन्होंने। क्या होगा आप बताइए? क्या पीछे बैठा हुआ मुवक्किल ये नहीं कह देगा कि भैया ये वही जज हैं जो पैसा लेते 15 करोड़ वाले? क्या होगा न्यायपालिका का? आज ये लड़ाई हमारी वकीलों की नहीं है, ये न्यायपालिका को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पिलर है ये न्यायपालिका। वो चीज है जिसको अगर डैमेज हुआ तो इसका फिर हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा, न डेमोक्रेसी बचेगी, न स्वतंत्रता बचेगी, कुछ भी बचेगा नहीं। दोबारा गुलाम होना चाहते हैं क्या? सब कुछ न्यायपालिका। मेरी दूसरी बात यह है कि मैं तो एक स्टेप के आगे की बात कर रहा हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा का न्यायपालिका में फर्दर बने रहना पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, कलंक है। इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से उनको रिजाइन कर देना चाहिए।